जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एथिकली क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि एथिक्स होते क्या हैं। एथिक्स उन नॉर्म्स और उन स्टैंडर्ड्स को कहते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है जी, हमारी मॉरल चॉइसेस होती हैं अबाउट आवर बिहेवियर, अबाउट आवर रिलेशनशिप विद। तो एथिक्स एक्चुअली नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप देखें आम लाइफ में भी हम कहते हैं ये एथिकली ठीक नहीं है, तो ये नॉर्म्स के मुताबिक ठीक नहीं है, ये हमारे जो हम कहते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी बात करते हैं, बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा एक्शन कर जाते हैं, तो बड़े हमसे कहते हैं नहीं भाई हम ये अच्छे घराने के लोग ऐसा नहीं करते, ये हमारे फैमिली से वो नहीं करता। तो एक्चुअली हर एक के कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एथिक्स। भाई मुझे ओके कहा करें एक दफ़ा, मैं इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। एथिक्स समझ आ गई क्या होते हैं? जी सर। अच्छा, अब एथिक्स की जरूरत क्यों पेश आती है? व्हाई इट इज नीडेड? टू इंश्योर दैट नो वन इज हार्म्ड और suffers adverse consequences from research activities. एक्चुअली एथिक्स का ये होता है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई बुराई ना आए। तो एक्चुअली ये जो होता है इसका पर्पज ये है, और नॉर्मली हम ये अचीव कर लेते हैं। अब अनएथिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, हमें अगर पता होगा तो हम फिर उनको अवॉइड करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं, किसी से डेटा गैदर कर रहे हैं, या जो आपके पास मेडिकल साइंस है या कोई सोशल साइंस है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने पहले उनके साथ कोई रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए। ये बात याद रखें, चाहे आप पर्सन के साथ हैं, डील कर रहे हैं ड्यूरिंग रिसर्च, डेटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपका कोई रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए। और वायलेटिंग, आप अगर वायलेट करते हैं, आप और उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वायलेटिंग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी एक अनएथिकल एक्टिविटीज है। किंग रिस्पोंडेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपको उन्होंने कहा था कि मेरा डाटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगा और आप उसको ब्रेक करते हैं, तो ये भी अनएथिक के उसमें आएगा। मिस रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट एक आ रहे हैं और आप उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फोर्थ वन है पर हम किसी भी तरीके से लोगों को डिसीव कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। इनवॉइसिंग इरेगुलरिटीज, अवॉइडिंग लीगल एबिलिटीज एंड मेनी मोर। तो ये चीजें जो होती हैं ये अनएथिकल एक्टिविटीज में आती हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब दूसरी जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि एथिकल इश्यूज आर फिलोसफिकल क्वेश्चन। फिलोसफिकल क्वेश्चन का क्या मतलब है, इससे हमारी क्या मुराद है, ये जरा आप देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन होता है उसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है और लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आपके जो एथिकल आपने वो बनाए होते हैं तो उससे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखें हर बंदे के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस होती है, हकूक और फराइज। कुछ हमारे हकूक होते हैं और कुछ हमारे फ्राइज होते हैं। तो इस तरह जब रिसर्च में जो बंदा भी है, रिसर्च के अंदर एक रिसर्चर, एक वो ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर कंपनी होती है, और एक जिस पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, हर एक के अपने राइट्स, अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं। आगे हम देखते हैं ये क्या है। एंड दीज आर डिक्टेटेड बाय द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में इसमें जिस तरह उसको डिक्टेट किया होता है या सोसाइटी में जो नॉर्म्स होती हैं। अच्छा, अब नॉर्म्स क्या कहती हैं कि किसने, मैंने आपको बताया कि तीन किस्म के लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, और जिसके ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं। तो एक ये चीज होती है कि सोसाइटल नॉर्म जो है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। दूसरा ये कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आप कर रहे हैं तो इसके अपने एथिक्स हैं। सिंपल सी केस ये है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, वो हम अभी उसको भी देखेंगे। अभी हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। अच्छा, कोड एंड रेगुलेशंस गाइड रिसर्चर्स एंड स्पॉन्सर, रिव्यू बोर्ड्स एंड पीयर ग्रुप्स। आप देखेंगे ये जितने भी आपके पहले से कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, रिसर्च एथिक्स हैं,
वो आपको गाइड कर रहे हैं कि रिसर्चर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना, स्पॉन्सर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपकी रिसर्च को कोई रिव्यू बोर्ड रिव्यू कर रहा है तो उसने किस तरह फॉलो करना है। अगर आप कोई पीयर ग्रुप्स हैं तो आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जब आपकी रिसर्च होती है तो आपने अपने डिज़ाइन को, जब आप रिसर्च डिज़ाइन बना कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल और प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एथिक्स को फॉलो करना होता है। एथिकल डायलेमास को देखना पड़ता है कि क्या क्या डायलेमास हो सकते हैं और हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए रिक्वायर्स पर्सनल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वो कहते हैं कि आपका करेक्टर जो है, जो रिसर्चर है उसका करेक्टर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है और रिसर्च स्पॉन्सर जो है, इनके करेक्टर जो हैं वो इस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखेंगे कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि अनएथिकल एक्टिविटीज कौन सी, कि आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्यों वायलेट करते हैं। रिस्पोंडेंट को आपके साथ उनका कॉन्फिडेंशियल रखने का वो है कि रिस्पोंडेंट की जो भी रिप्लाईज होंगे, रिस्पॉन्स होंगे, वो हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, आप उसको ब्रेक कर दें, मिस रिप्रेजेंट कर दें रिजल्ट्स को, किसी लोगों को डिसीव कर दें या इरेगुलरिटीज इन्वाइस कर दें या आप लीगल लाइबिलिटीज को अवॉइड कर दें। तो दीज आर द अनएथिकल एक्टिविटीज जो हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब जो एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है जी, अब हम क्या कहते हैं कि हमें लोकल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है या रिसर्च एथिक्स जिसे हम कहते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। बात जो है एंटिसिपेट एथिकल डायलेमास। यू शुड एडजस्ट द डिजाइन प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल अकॉर्डिंगली। एथिकल डायलेमास को एंटिसिपेट करना है और अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च डिजाइन करनी है, प्रोसीजर डिजाइन करने हैं और प्रोटोकॉल्स बनाने हैं। फिर वही बात ये दोबारा है कि एथिकल जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो रिसर्चर की पर्सनल इंटेग्रिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर की और रिसर्च स्पॉन्सर्स की। वही बात जो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर आर 3 पार्टीज। जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो 3 पार्टीज होती हैं, एक रिसर्चर होता है, एक स्पॉन्सरिंग क्लाइंट होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है, जिसके ऊपर रिस्पोंडेंट का मतलब जिस सब्जेक्ट। तो ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन आ गया भाई इधर? अच्छा जी, तो 3 पार्टीज हैं। तो इन तीनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसमें हमें एथिकल क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। हर पार्टी के कुछ राइट्स हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं इसको कंक्लूड कर दूं जो अभी तक हमने देखा है कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है जी। अच्छा, मैंने अभी आपको 3 पार्टीज हैं, एक तो है रिसर्चर, एक रिस्पोंडेंट और एक वो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक के कुछ राइट्स हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, तो हमने इनका ख्याल रखना होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब आते हैं कि आप वही बात आ गई, हर एक को कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिनको हमने ख्याल रखना है। इस स्लाइड का ये अब यहाँ पे देखने, ये क्या बता रहे हैं कि आपके पास एक रिसर्चर होता है, कोई क्लाइंट जो चाह रहा होता है कि हमारा रिसर्च करके हमें दें, और कोई सब्जेक्ट होता है, रिस्पोंडेंट होता है। तो हर एक के कुछ ऑब्लिगेशन राइट है और ये उनका आपस में रिलेशनशिप है। अब आपके पास क्या है, आपने पार्टनर के साथ कैसे एथिकल ट्रीटमेंट करनी है। तो 2-3 मोटी बातें, खास बातें हैं, उनको आप जरा देख लीजिएगा। पहली बात यह है कि आप जब भी किसी ह्यूमन से कुछ रिस्पॉन्ड ले रहे हैं, क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं, इंटरव्यूज के थ्रू कर रहे हैं,
तो आपने उनके राइट्स का ख्याल करना है, आपने उनके राइट्स का ख्याल रखना है ड्यूरिंग सर्वे, हर एक चीज उसके अंदर। अच्छा, पहली बात क्या है कि आपने ये कोशिश करनी है, आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट डज नॉट सफर फिजिकल हार्म, डिस्कम्फर्ट, पेन, एम्बरासमेंट और लॉस ऑफ प्राइवेसी। ये उसके राइट्स हैं और आपके ऑब्लिगेशंस हैं कि आपने ये करना है। देखें जी, कोई फिजिकल हार्म ना हो, ऐसा कोई आपने रिसर्च में ऐसा स्टेप नहीं उठाना कि जिससे उनको फिजिकल कोई हार्म हो, कोई पेन हो, एम्ब्रॉसमेंट हो या लॉस ऑफ प्राइवेसी हो। अब क्या होता है, सबसे पहले अब आप अगर चाहते हैं तो आप उनको एक्सप्लेन द स्टडी बेनिफिट, आप जो रिस्पोंडेंट को पहले बताएं कि हम क्या करने जा, हम स्टडी कर रहे हैं और इस स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर पे है एक्सप्लेन रिस्पोंडेंट राइट्स एंड प्रोटेक्ट, उसके राइट्स और उसके प्रोटेक्शन उसको एक्सप्लेन करें रिस्पोंडेंट को। सबसे अहम चीज ये है ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपने उनसे एक कंसेंट देना होता है कि हम आपको, मतलब आप इसमें हमारे रिस्पोंडेंट होंगे तो रिटर्न पे कंसेंट होना चाहिए। रिटर्न का मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम चीजें दर्ज हों कि भाई क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट्स हैं, तो हर चीज, और उसके ऊपर वो साइन भी कर दे आपको। अगली बात क्या है जी, इन्हीं चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे देखेंगे। बेनिफिट्स का क्या मतलब है। आप जब अपने रिस्पोंडेंट से बात करेंगे तो आप उसको पहले स्टडी के बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है जी। आपने उससे कोई चीज छुपानी नहीं है, कोई ओवर स्टेट नहीं करना, गलत बयानी जिसे हम कह रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी। आपने उसको बताना है और सबसे पहले यह है कि आप उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि हु एम आई, जैसे लिखा हुआ है कि आपने अपना नेम, अपनी रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन, आपका पर्पस क्या है, इस रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि उसको पता हो वो किससे बात कर रहा है। आप उसको मोटिवेट करें कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, हमें रिस्पॉन्ड करें। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी भी रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करेंगे तो पहले अपना तारफ करवाएं, फिर अपनी रिसर्च का जो काम करना चाह रहे हैं उसके बेनिफिट्स बताएं, ठीक है, और उसके बाद उससे रिटर्न कॉन्सेंट लें, उससे रिटर्न कॉन्सेंट लें। अच्छा, बाद औकात क्या होता है, बाद औकात आप ऐसे करते हैं कि आप अपने जो बेनिफिट्स होते हैं, पर्पस होते हैं, उनको कंसील कर लेते हैं, बाद औकात हम उनसे छुपा लेते हैं। बाद औकात ऐसा होता है, लेकिन वो उस सूरत में होता है जब हम चाहते हैं कि कोई, जब हम वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो बायसनेस ना आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और उसके भी अपनी टेक्निक्स हैं। तो आपने रिसेप्शन के प्रॉब्लम को भी देखना होता है कि भाई उनको अगर नहीं बताना तो कैसे, लेकिन आफ्टर स्टडीज उनको पूरी बात बता दी जाए। तो यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम। रिसर्च एथिक्स में हमने देखा कि 3 पार्टीज हैं, पहली कौन सी है, रिसर्चर है, स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजेशन है एंड देन रिस्पोंडेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि रिस्पोंडेंट को पता होना चाहिए, मकसद यह है कि कोई हार्म ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है जी। तीसरी बात क्या है कि आपने अपना तारफ भी करवाना है जब रिस्पोंडेंट के साथ, और उसको अपनी स्टडी के बारे में मुकम्मल तारफ बताना है। बाद औकात जो है वो आप उसको कंसील कर भी रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कि उसमें बायसनेस ना आए आंसर्स में, ठीक। ये छोटी सी बात थी इसमें। आज सबसे आसान लेक्चर है, इसमें आज कोई मुश्किल चीजें नहीं है। इट्स ओके भाई, मेरे साथ Yes, भी है कि sir. मैं बोल रहा हूँ। यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट भी यही है, रिसर्च एथिक्स ही हैं, ये वही चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही आ रहे हैं, ये हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आगे डिसेप्शन क्या है। डिसेप्शन से कहते हैं कि बाद वजह से हमने कहा कि आपने रिस्पोंडेंट को क्लियरली हर चीज बताई, लेकिन कुछ ऐसी रिसर्चेज होती हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को आप पार्शियली ट्रुथ बताते हैं, पूरी तरह आप उसको पूरी बात नहीं बताते, जिसको हम कह रहे हैं डिसेप्शन। So people are told only part of the truth or when the truth is fully compromised, ये बात होती है।
डिसेप्शन क्यों होती है, क्यों हमें डिसेप्शन करनी पड़ती है, पूरी बात हम नहीं बताते। टू प्रिवेंट वॉइसिंग द रिस्पोंडेंट बिफोर द सर्वे और एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वॉइसिंग ना हो जाए, वॉइस हो, उसके लिए फिर हम कभी कभी डिसेप्शन करते हैं, उसको पूरी जो है बात नहीं बता रहे होते। टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो स्पॉन्सर होता है वो चाह रहा होता है कि मेरा जो मेरे बारे में जो है किसी को मालूमात ना हो, तो उसके लिए भी हम फिर बाज़ औक़ात डिसेप्शन वो करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप डिसेप्शन तो बाहर जगहों पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस ये ना हो कि आप इंप्रूव योर रिस्पांस रेट, कि हम जितना डिसेप्शन यूज करेंगे हमारे रिस्पांस रेट बढ़ेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगली बात ये है कि जो आप डिसेप्शन से बेनिफिट गेन करते हैं उसे बैलेंस करना चाहिए रिस्क टू द रिस्पोंडेंट्स। आप जब आप कोई चीज उनसे हाइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि रिस्पोंडेंट का उसमें कुछ रिस्क भी हो, तो रिस्क को भी ज्यादा नहीं करना। इसका मतलब ये इस बात का कि हमने जैसे स्टार्ट में कहा था कि एथिक्स का पर्पज ये है कि कोई हार्म ना हो, किसी को नुकसान ना हो, तो आपने जो रिस्पोंडेंट का रिस्क है उसको भी कम से कम रखना है। दोनों के दरमियान कोई बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तो रिसीव कर दें लेकिन वहां पे रिस्पोंडेंट जो है वो काफी रिस्क पे चला जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो ये भी गाइडलाइन है कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि आपका एक्सपेरिमेंट या इंटरव्यू से डिजाइन किया जाए कि डिस्क्रिप्शन पे आपकी रिलायंस कम से कम हो। मतलब आप ऐसा डिजाइन करें कि आपका जो पर्पज है वो भी पूरा हो जाए और आपको लोगों के साथ मतलब पूरी इंफॉर्मेशन भी दे दें। ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है कि आपने अगर आप रिसेप्शन यूज कर रहे हैं, आपने डिसेप्शन की भी कुछ टेक्निक्स हैं, उसको जस्टिफाई करना होता है, वो हम आगे देखेंगे। क्या तो वो आप कि आपने डिसेप्शन अगर कहीं हमें पड़ गई, जरूरत पड़ गई है, तो फिर उसकी हम जो टेक्निक्स हैं उनको हम जस्टिफाई भी कर सकें। और अगली बात ये जो सबसे अहम है पूरे उसमें कि आपका जो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होना चाहिए रिस्पोंडेंट से। आपने ये इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट देने हैं। अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या चीज होती है, आपने फुली उसको बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि आपका क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या प्रपोज सर्वे क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, और आप उससे परमिशन लेंगे। देख ले, ये हर जगह पे है। ये बात आप देखें, जो फार्मेसी वाले होते हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं और वो किसी पे टेस्ट कर रहे हैं या कोई साइकोलॉजिकली कोई टेस्ट हो रहे हैं, तो वो चीजें भी इसमें होती हैं। सोशल भी अगर किसी जाके ऑर्गेनाइजेशंस का कैसे वर्किंग हो रही है, प्रॉफिट और लॉस को आप देख रहे हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये उनसे पहले उनको बताएं। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें कि आपने उनको पूरी बात बतानी है। अब ये बात होगी कि अगर किसी जगह पे कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आपने उनके पेरेंट्स से, उनके गार्डियन से रिटर्न कॉन्सेंट लेना है, साइन कॉन्सेंट फॉर्म लेना है। ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो चांस ऑफ डेटा है वो रिस्पोंडेंट को थोड़ा सा हार्म कर दे, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। कोई उसकी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उसका लॉस हो रहा है, तो ये आप उनके साथ पहले से डील करेंगे या पहले से डील करेंगे। जैसे आप देख लें, इसकी मिसाल इस तरह है कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, फेसबुक पे आप अपनी वो करवाते हैं, साइन अप करवाते हैं, किसी जगह पे साइन अप करवाते हैं, वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि भाई ये हम कोई थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, तो ये रिटन कॉन्सेंट होता है। या कोई आप कोई ऐप जो है इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसमें वो आ जाता है कि भाई आपका जो डाटा है, अगर आप फेसबुक यूजिंग फेसबुक है, जीमेल है, तो आपका डाटा जो है वो शेयर किया है। तो ये पहले रिटन कॉन्सेंट इसको कहते हैं। अब आपको समझ आ गई रिटन कॉन्सेंट क्या चीज है?
ओके? जी सर। Yes, अच्छा, sir. यस सर। सर इसकी ये भी तो जी, एग्जांपल हो सकती है क्या- ना कि अगर बच्चों की ट्रिप जाती है तो उससे पहले वो पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेते हैं ना, एक फॉर्म पे साइन वगैरह करवाते हैं। जी जी, देखिए इसकी बात ये ना, आपको सिंपल से मैं आपको दूसरी मिसाल को आप समझ आ जाएगी। आपने एक फॉर्म फिल किया है, सॉरी एक सर्वेक्षण है फॉर्म, वो आपने फिल करवाना है स्टूडेंट से, ठीक है? तो आप जाकर टीचर को बोलेंगे ये जी स्टूडेंट से करवा दें, तो इसे क्या कहते हैं? प्रेशराइज करना। इसे क्या कहते हैं? प्रेशराइज करना। या किसी एम्प्लॉयज के करवाना है और जाकर आप उनके बॉस को कहेंगे जी अपने एम्प्लॉय से करवा दें, तो इसको कहते हैं प्रेशराइज करना। आपने इस तरह की टेक्निक्स नहीं यूज करने, बल्कि पर्सनली उनको बताया जाए, उनका कंसेंट दिया जाए और उनसे किया जाए। as like भैया Okay, affidavit, sir. जी as like affidavit सर जैसे होता है। रिटन कंसेंट कोई भी होता है, फॉर्म के ऊपर लिखा होता है। आप देखें ना, कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर पहले फॉर्म पे होता है, तो आप उसको कह देते हैं कि भैया हम आपसे ले रहे हैं, फ्लायर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा इतना, तो वो आप चीज उसको कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे डीप ब्रीफिंग। जब आप कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हमारी जितनी चीजें ना एथिक्स, अभी तक हम डाटा कलेक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर कोई रिसेप्शन है तो आप उसको एक्सप्लेन करें, आपका हाइपोथेसिस क्या है उसको डिस्क्राइब करें, आपका गोल क्या है, आपकी पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, ये आपको उनको बताना है। अच्छा, एक और बात जो है, पोस्ट स्टडी शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स। अगर आपने किसी से डाटा लिया है तो डाटा लेने के बाद आप पोस्ट स्टडी उसके साथ रिजल्ट भी शेयर करें। ऐसा नहीं है कि डाटा ले लिया और फिर उनके कोई रिजल्ट शेयर ना करें। इसकी मिसाल ये होती है, आपने कभी देखा होगा ये जो ब्लड डोनर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये आपसे ब्लड लेते हैं, बाद में वो जरूर उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट करके ही वो आगे भेजा जाता है। तो खुदा था किसी के ब्लड में कोई मसला हो, कोई बीमारी वगैरह का कोई इंडिकेशन आ रहे हो, तो वो फिर उनका फर्ज बनता है कि वो जिससे ब्लड लिया उसको वो रिपोर्ट शेयर की जाए। अगर नॉर्मल है तो नहीं शेयर की जाती, लेकिन अगर कोई पे नॉर्मल नहीं है, कोई मसला आ रहा है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ शेयर करें। हालांकि ना आपने पेमेंट की है ना कुछ है, आपने तो डोनेट किया था ब्लड। अगर कोई मसला आ रहा है तो वो उनको ये फर्ज बनता है कि वो आपको इन्फॉर्म करें। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब ये लास्ट चौथा पॉइंट जो है, पोस्ट स्टडी फॉलो अप मेडिकल सर्जिकल अटेंशन। ये हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये हम जनरल बात कर रहे होते हैं, इसमें कंप्यूटर्स के भी आ जाते हैं और जनरल भी आ जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपने अपने डिसेप्शन को भी एक्सप्लेन करना है, अपने हाइपोथेसिस और गोल को भी डिस्क्राइब करना है, पोस्ट स्टडी आपने उनके साथ रिजल्ट भी शेयर करने हैं, ठीक है जी? जो आपका मेडिकल वगैरह सर्जिकल के हैं वो भी आपने बताने हैं। अच्छा, अब अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं किसी भी किस्म का, तो उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपने डिब्रीफ करना होता है इन ऑर्डर टू पुट द एक्सपेरिमेंट इन कंटेक्स्ट। आपने उनको बताना होता है वही बात कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, किस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है जी? तो आपने उनको, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये टोटली आपने उनको बताना है और रिटन कॉन्सेंट देना है। एक ही बात बार बार उसी को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? क्लियर? यस सर। राइट टू प्राइवेसी। आप जरा ये बात देखें, राइट टू प्राइवेसी। आप किसी से कुछ दे रहे हैं, क्वेश्चनियर कर रहे हैं, या आपने इंटरव्यूज के थ्रू डेटा किया है या ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है, तो आपने, ये जो रिस्पॉन्डेंट है उसका राइट है प्राइवेसी, ये हर एक का राइट है, ठीक है? तो हमें इसकी प्राइवेसी को गारंटी करना चाहिए। क्लियर यहां तक ये बात? आपने उनका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको भी कहीं शेयर नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया ये बात? यस सर। देखिए,
आपने किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी क्या है। अक्सर होता है उसमें आपका नेम क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया, आपकी सैलरी क्या है, और चीजें पर्सनल आप उससे पूछ रहे हैं, तो ये चीजें फिर आपने बाहर शेयर नहीं करनी होती। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपने उनके डाटा को, ठीक है, अपने तक रखना है, जहां तक उसने इजाजत दी है वहां तक रखना है, उससे आगे आपने उसको आगे लेके नहीं जाना। तो अब इसमें क्या होता है, आप साइन नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं कि भाई उनके साथ हमारा एक साइन हो जाता है कि हम इसको नॉन डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर ये बात है कि आपकी जो एक्सेस रिस्पोंडेंट आइडेंटिफिकेशन तक किसी को एक्सेस नहीं देंगे। जैसे आपके फोन नंबर्स हैं, आपका ईमेल एड्रेस है, नंबर्स हैं, अगर कहीं आपने उसको शेयर किया तो जरूरी वो नहीं है कि वो आगे उसको शेयर करते रहें। ठीक है, क्लियर? भाई ये चीज तो नॉर्मल है, आपने यूनिवर्सिटी में अपने डाटा जमा कराया था फॉर्म्स, तो उसको यह है कि वो किसी के साथ आगे शेयर ना किया जाए। आपके पर्सनल नंबर्स उसमें होते हैं, आपका होम एड्रेस उसमें होता है, आपकी पिक्चर उसमें होती है। मेरी बात आ रही है? यस सर। सर अब नहीं आ रही आवाज। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर? हम बात कर रहे थे राइट टू प्राइवेसी कि आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है रिवील करनी है रिस्पोंडेंट की, तो रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए। इट्स ओके भाई, तो नो तो बोले। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर। यस सर, अब आ रही यस है। सर। यस सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। और दरमियान में निकाला। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर आपने कोई फॉर्म वगैरह कहीं आपने डाटा टाइप किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड डाटा इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू आप क्वेश्चनियर्स पे या कुछ हैं, तो वो है उनकी एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपके जो फॉर्म्स हैं वो पब्लिकली पड़े हों, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है आपने। दूसरा ये कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डाटा सेट्स, डाटा सब सेट्स को भी आपने डिस्क्लोज नहीं करना। तो सिंपल सी बात है कि किसी का डाटा जो है वो आपने राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये है कि डाटा जो है विदाउट रिटन कॉन्सेंट आपने उसको किसी पे भी साथ शेयर नहीं करना। इट्स ओके, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक होता है कि आपने उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल है और ये प्राइवेसी है। प्राइवेसी किसे कहते हैं और कॉन्फिडेंशियल किसे कहते हैं? प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या फर्क है? एनीवन भाई बता दें। आप यहाँ पे है मेरे साथ? कोई बता दे भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है और प्राइवेसी क्या होती है? भाई ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। भाई सिंपल सी बात ये है कि जो आप ये
और रहता सर जो है। प्राइवेसी होती है वो इंडिविजुअल उसके होती है कि बंदा उससे उसका कंट्रोल ओवर हो, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। और जो कॉन्फिडेंशियल होता है वो ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है तो दूसरे उस बंदे की ड्यूटी हो कि वो उसको सीक्रेट रखे। अच्छा अच्छा, इसमें सिंपल सी बात यह है इस स्लाइड में जो हम चाह रहे हैं कि आपके पास प्राइवेसी का ये उसका राइट है कि आप किसी रिस्पोंडेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर देना या ना देना ये उसका राइट है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपको दे, आप उसको वही बात प्रेशराइज नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। इसका एक दूसरा ये हो सकता है प्राइवेसी कि कोई हम कहते हैं कि जी आप हमें कॉल कर लें लेकिन आप हमें यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर कॉल करें। स्टूडेंट जो होते हैं वो अगर टीचर ने कहा हुआ है ठीक है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऑफिस टाइमिंग के बाद करना जो है ना ये कोई बेहतर नहीं होता, जिसे हम प्राइवेसी कहते हैं। भाई मैं अपने उनकी अपना भी कोई टाइमिंग है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आप रिस्पोंडेंट का ये मतलब नहीं है कि वो आपको एनी टाइम अवेलेबल होगा या आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? यस सर। जो पहला पॉइंट ये है कि वो आपका रिस्पोंडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपने इंटरव्यू से पहले उस रिस्पोंडेंट का परमिशन लेनी है। आपने कोई फील्ड या फुल इंटरव्यूज करने हैं तो आपने उसको पहले शेड्यूल करना है। आपने अपना टाइम लिमिट पहले उसको बतानी है कि भाई मुझे आपसे 15 मिनट चाहिए। तो ये सब चीजें अपने प्राइवेसी के अंदर आती हैं कि ये उनसे आपने पहले इन्फॉर्म करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? अब क्या चीज है, हमारा जो रिस्पोंडेंट है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें ट्रूथफुल आंसर देंगे, सही जवाब देंगे। ठीक है। हम ये उससे ये चाह रहे होते हैं कि वो हमें उसका ट्रू आंसर दे। समझ आ गई? अब रिसर्च क्लाइंट या जो दूसरे हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? ये तो हो गई रिस्पोंडेंट के साथ। अब हम आगे देखते हैं, चलो इसको देख लें। अब स्पॉन्सर्स के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं जो आप रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें जाहिर ना किया जाए, रिवील ना किया जाए। ये बाद लोग भी सो के उठ रहे हैं। अच्छा, उसमें वो ये चाहते हैं कि हमारा डिस्क्लोज ना हो, पर्पस क्या है वो डिस्क्लोज ना हो, फाइंडिंग जो है वो डिस्क्लोज ना हो। ये स्पॉन्सर ऐसा चाह रहा होता है। उसके पास वो अपनी रिसर्च जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो 2-3 चीजों की डिस्क्लोजर चाह रहा होता है कि भाई ये डिस्क्लोज ना किया जाए कि स्पॉन्सर कौन है, पर्पस क्या है। मैंने कि डॉक्टर नहीं तो लगी भाई अपना ये बंद कर दें। अच्छा, बाल औकात कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं तो इन चीजों को वो हाइड करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये पता ना चले कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर हम जब देखते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जब आपकी कंपनी जो है वो टेस्ट करती न्यू प्रोडक्ट आइडियाज को देख रही है तो वो चाहती है कि ये चीजें हाइड रहें कि कौन कर रहा है, ताकि हमारे कंपटीटर्स हमसे पहले ये प्रोडक्ट ना बना लें। टेस्टिंग के लिए जब ये कोई किया जाता है तो उसको हाइड किया जाता है। दूसरी क्या चीज होती है, बस आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप मसलन फर्ज लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स क्या क्या हैं, तो इसको आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा ना हो कि यूनियन जो है वो इसको कर दे, या कोई पेटेंट है
तो आप इस वक्त उसका पर्पस भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ये डिफरेंट वो है कि कब हम क्या नहीं चाहते। थोड़ा सा स्विच बाहर निकालो। ये आप मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो मुझसे बात करें, और वरना ये अपना म्यूट कर दें। तो आप अपना म्यूट कर दें। अच्छा, ये देखिए हर एक का राइट है। अब राइट टू क्वालिटी रिसर्च ये स्पॉन्सर्स की एक राइट है। जब वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्वालिटी रिसर्च वर्क होना चाहिए। तो आपका जो रिसर्च डिजाइन है ये रिसर्चर्स का काम है। ये उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है उसको कि भाई आपने ऐसा रिसर्च डिजाइन करना है जो अप्रोप्रिएट हो फॉर रिसर्च क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि मैक्सिमाइज द स्पॉन्सर्स वैल्यू फॉर द रिसोर्स एक्सपेंडेड। जो उसने रिसोर्स लगाए हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू मिले, उसको रिस्पॉन्स मिले, बेनिफिट मिले। अब ऐसी टेक्निक आप डेटा हैंडलिंग की, रिपोर्टिंग की करें और डेटा कलेक्शन की प्रॉपर टेक्निक यूज करें। क्वालिटी रिसर्च के लिए जरूरी है आप प्रॉपर रिसर्च डिजाइन बनाएं, आप प्रॉपर डेटा हैंडलिंग की टेक्निक बनाएं, कलेक्शन की टेक्निक बनाएं। ये उसका राइट है स्पॉन्सर का कि अगर वो आपको पे कर रहा है तो आपने ये करना है। आगे क्या क्या चीज है जी, स्पॉन्सर्स की एथिंग क्या है। आप स्पॉन्सर्स को क्या करना है कि भाई अगर आपने जितनी भी रिसर्च कर ली है और स्पॉन्सर्स को रिजल्ट जमा करवाए हैं तो वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट ना करे, डेटा को चेंज ना करे, डेटा वगैरह ना हो, रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन चेंज ना करे, किसी किस्म की बायसनेस ना हो। ये जब आप रिसर्च करके उसको दे देते हैं तो उसको भी ये चाहिए। और इसके अलावा डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन को ओमिट ना किया जाए, क्योंकि ये असल चीज ये होती है रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डेटा कलेक्टेड। उसके ऊपर ये इस डेटा से स्कोप के ऊपर रिकमेंडेशन भी करते हैं। हमेशा जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके बाद आप कुछ रिकमेंडेशन भी देते हैं। अब रिसर्चर्स और टीम मेंबर जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके क्या एथिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली बात यह सेफ्टी, ठीक है जी, यानी क्या है, सेफ्टी होनी चाहिए। Ethical behavior rests with the researchers who, along with assistant, is charged with protecting the anonymity of both the sponsor and the respondent. तो क्योंकि आप जो रिसर्चर होता है उसका दोनों के साथ कांटेक्ट होता है, स्पॉन्सर के साथ भी, रिस्पोंडेंट के साथ भी। तो उन दोनों की जो अनोनिमिटी है उसमें रखना होता है। अब जरा ये देख लें, तो तीन मोर में मेन पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है सेफ्टी होनी चाहिए। टीम के अंदर आप इस तरह के वो बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे कि जिससे उनमें सेफ्टी होनी चाहिए। किसकी सेफ्टी होनी चाहिए, स्टूडेंट की भी सेफ्टी होनी चाहिए, जो रिसर्चर्स हैं उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। अच्छा, एथिकल बिहेवियर ऑफ द असिस्टेंट्स, जो आपके रिसर्च के असिस्टेंट्स हैं, ठीक है जी, तो सैम्पलिंग प्लान बना रहे हैं, कोई इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, रिस्पोंडेंट, तो वो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनोनिमिटी का क्या मतलब है कि इनकी एनोनिमिटी प्रिजर्व रहनी चाहिए, एनोनिमस ये काम होना चाहिए। किसका जी, आपके रिसर्चर्स और असिस्टेंट्स को स्पॉन्सर का भी पता होता है और रिस्पोंडेंट का भी पता होता है। इन दोनों की एनोनिमिटी को ये इंश्योर कराएंगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि हर जो रिसर्च है उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। इस तरह हर यूनिवर्सिटी जो है उसके अपने भी कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे प्लेजरिज्म के भी हैं, वो हम आगे आके प्लेजरिज्म वगैरह को भी देखते हैं। तो उन सारों कोड ऑफ कंडक्ट को हमने देखना होता है। यहां तक तो था एथिक्स। अब एक और चीज आ जाती है, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज, यहां तक अभी तक क्लियर है? एथिक्स से आसान कोई चीज नहीं था। जी सर।
भाई इसको, ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। टेक्निकल जहाँ चीज़ आएगी वो मैं आपको क्लियर कराता जाऊँगा। अब आगे मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी मेजरमेंट क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कोई बताएगा कॉन्सेप्ट का यहाँ क्या मुराद है कॉन्सेप्ट से। अच्छा, मैं इसका ये बात आता हूँ। एक चीज होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, आप किसी की हाइट देख रहे हैं, किसी का वेट देख रहे हैं, कोई डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं, एंड इन नंबर्स में ये होते हैं। क्लियर यहाँ तक भाई? यस और नो तो बोलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट कैसे होगी। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब में इस ऑर्गेनाइजेशन में। आप सेटिस्फेक्शन को आप कैसे मेजर करें। सेटिस्फेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ये। अब हम बात कर रहे हैं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो, उसको कैसे आप मेजर करेंगे। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। मसलन आपको ये दूसरे पॉइंट पे देखिए, आप कहते हैं कि एक सॉन्ग को आप कितना लाइक करते हैं, पेंटिंग को कितना लाइक करते हैं, अपने किसी फ्रेंड की पर्सनैलिटी को कैसे कितना लाइक करते हैं। तो ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट हैं। जी भाई, आपको ये बात समझ आ गई? Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं टेम्परेचर है, कहीं हाइट है, कहीं वेट है, कहीं ब्लड प्रेशर है, वो तो हम यूज कर लेते हैं, दे आर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसको हम चेक कर लेते। लेकिन जब आपके पास फीलिंग्स हो, एटीट्यूड हो, आइडियोलॉजी हो, बिहेवियर्स हो, परसेप्शंस हो, इन चीजों को मेजर करना कुछ डिफिकल्ट होता है। इन चीजों को मेजर करना कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसकी एक मिसाल ये वाली ले लें, ये जरा आपको आसानी समझ आ जाएगी कि आप मोरल ऑफ टीचर इन अ स्कूल और इन अ डिपार्टमेंट और इन यूनिवर्सिटी, आप उसको देखना चाहते हैं। आप उसके मोरल को हम कैसे चेक करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे आज हमारा मोरल डाउन हो गया, आज हमारी जो काम था मुश्किल था, मोरल डाउन हो गया, कि फला एक्शन वो से हमारा मोरल डाउन। ठीक है, तो अब इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसको मेजर कैसे, रिसर्च में इन चीजों को मेजर कैसे किया जाता है। कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट समझ आ गई। कॉन्सेप्ट क्या है, अब मेजर कैसे करते हैं ये हम अभी देखेंगे। यहां तक क्लियर? यस सर। Yes. Yes, वाह भाई, लगता है आपका मोरल डाउन हो रहा है। यस No, sir. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक नेचुरल साइंटिस्ट जो है वो कुछ इनडायरेक्ट मेजर्स बनाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को और फोर्सेस को चेक करते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म है, तो देख लें हमें कुछ डिवाइस करने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीजों को चेक करने के लिए। अच्छा, अब जैसे हमने कहा, ये एग्जांपल इन्होंने दी है कि एक प्रिंसिपल हैं, वो किसी स्कूल टीचर के मोरल चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया जाएगा। तो ये दो चीजें जरा नोट कर लें। अब मेजरमेंट दो तरह की होती हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ओके सर। आपकी मेजरमेंट दो किस्म की होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है जो नंबर्स में होती है, जैसे आप कहते हैं 2 मीटर्स, 10 मिनट्स, 10 सेकेंड। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी सर। अब आप यहाँ पे मेजरमेंट में एक्चुअली आप
जब क्वांटिटेटिव की बात कर रहे होते हैं, जब क्वांटिटेटिव आप कुछ वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उनको फिर हम क्वांटिटेटिवली बता देते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं, आपका डिफरेंट टेक्निक्स हैं कैसे न्यू मेजर्स की जाए वाइल्ड डेटा। तो आप इसमें देख लें 2 किस्म की अप्रोचेस हैं और 3 डिमेंशंस इनके साथ आ रही हैं। तो क्या क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो है वो वेरिएबल्स के बारे में सोचते हैं कि भाई वेरिएबल्स क्या हैं, और फिर इनको स्पेसिफिक एक्शंस प्लानिंग स्टेज में उन पे एक्शन लिया जाता है, ठीक है। भाई देखें, एक चीज होता है किसी चीज का प्रेशर कितना है, हाइट कितनी है, वो कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर एक्शन होता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब आपका जो दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं और उसके लिए आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। तो कैसे करना है कि आपने ऐसी टेक्निक्स करनी होती है जो क्वांटिटेटिव डेटा प्रोड्यूस करें। आप देख लें जो दूसरे में कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वेरिएबल्स टू स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, एक में न्यूमेरिकल्स हैं और दूसरे में ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। क्वांटिटेटिव में होता है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप मेजर करते हैं और वो नंबर्स में होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब सर हम कॉन्सेप्ट की एग्जांपल क्वालिटेटिव ले सकते हैं। देखिए क्वालिटेटिव की मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, कि आपने एक सॉन्ग के बारे में या एक नाच के बारे में या एक चीज को आप कितना पसंद करते हैं। तो आप कहते हैं मैं बहुत पसंद करता हूँ, दूसरा कहता है मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये तो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं या इंटरव्यूज पे हैं। आप इनको हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम नंबर्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस सर। बात सिंपल ये है, देखें इतनी पूरी ये 2 स्लाइडों का पर्पस ये है। और आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया है, सर्वे का फॉर्म किसी ने फिल किया है? यस सर, यस सर। अच्छा आप देखें उसमें वो कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, आगे लिखा होता है स्ट्रांगली एग्री, एग्रीड, एग्रीड, न्यूट्रल, डिसएग्रीड, स्ट्रांगली डिसएग्रीड, ऐसे लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5 नंबर्स ये होते हैं। तो ये टेक्निक होती है। बस सिंपल आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास जो आप कह रहे हैं कि मैं पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा नापसंद है, तो आप इसके लिए नंबर्स रैंक कर देंगे। तो इसको कहते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। समझ गए? यस सर, आप समझ आ गए। चीजें नहीं है ये, आपको कहानी आने लगे। अच्छा, ये आपके पास आ गया कि आपने आइडियाज को नंबर्स में मेजरमेंट करने कैसे, ठीक है। यस सर। कंटेम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन कॉन्सेप्ट बिफोर दे गैदर डेटा। तो आपने पहले से ये चीजें सिंपल सी है कि आपने पहले से रैंकिंग की होती है। ये जो आपने डिसएग्री 1 2 3 है, वो कलेक्शन से पहले ही आपने सारा कुछ किया होता है और फिर उसको उसकी बेस पे हम कलेक्ट करते हैं। अब हम कैसे करते हैं, आप किसी इवेंट को देखते हैं, देखें जी इसका प्रोसेस क्या है। एम्पिरिकल इवेंट्स को ऑब्जर्वेबल आप चीजें देख लेते हैं, मैपिंग रूल्स बनाते हैं। रूल्स का क्या मतलब है कि आपका जैसे एग्रीड 1, स्ट्रांगली एग्रीड 1, एग्रीड 2, तो वो आपका एक सेट ऑफ मैपिंग रूल्स बन जाता है। आप एक सेट ऑफ मैपिंग रूल्स बनाते हैं कि इस इवेंट को हम देखेंगे। तीसरी चीज क्या है, हर ऑब्जर्वेशन पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक क्वेश्चन बनाया, वो आपका एम्पिरिकल इवेंट है, ऑब्जर्वेबल एम्पिरिकल इवेंट है। आपने उसकी जो रैंकिंग की है 1 2 3 4 5, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, आपका मैपिंग रूल्स है।
और फिर उस मैपिंग रूल को आप ईच ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर आप देख रहे हैं या आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये वही प्रोसेस है। लेकिन आगे इसने स्वाध्याय भी दिया है। अच्छा, यहाँ इसने एक और बात बताई है कि अगर आप किसी से डेटा ले रहे हैं कि मेल फीमेल, क्या आपके पास उसको आप न्यूमेरिकल में लेना चाहते हैं तो 0-1 की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 0-1 की फॉर्म में कैसे लेंगे? तो देखें, आप उसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें, ये इधर आ गया। आपको कहते हैं कि आप बताएं रेशो अमंग अटेंडीज के मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। तो आप रिकॉर्ड क्या करते हैं, F करते हैं या फिर 0 और 1 के साथ करते हैं। इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब आप क्या देखते हैं, ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जो मैं समझा रहा था देर से वही आ गया। अब आप क्या रहेंगे, किसी ओपिनियन ले रहे हैं किसी का, तो वेरी डिजायरेबल 5 और वेरी अनडिजायरेबल 1। आपने हर एक को एक वो कर दिया कि इफ इट इज वेरी डिजायरेबल, एस्केप वैन जो है आप डिजायरेबल है, डिजायरेबल नाइदर, तो वही जो रैंकिंग है इसको हम कहते हैं। रजिस्टर बना दिया आपने, और भाई पूरी इस जो मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, उसको ये बात की जा रही है कि आपने जो आपकी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने डिफरेंट, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया डिजायरेबल, वेरी डिजायरेबल, डिजायरेबल नाइदर, अनडिजायरेबल, वेरी अनडिजायरेबल, तो आप उसकी रैंक कर देंगे, उसको नंबर लगा देंगे, और जब रिस्पॉन्डेंट आएगा तो वो इसको क्लिक करेगा, फिर हम इसको मेजर करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट को भी मेजर कर सकते हैं, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज द होल कंक्लूजन। यहाँ तक समझ आएगी बात? यस सर। यस सर। यस सर। आप व्हाट इज मेजर्ड, आप तो हमेशा जो है आपने क्या मेजर करना होता है, आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, ठीक है, या प्रॉपर्टीज को देखना होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और प्रॉपर्टीज क्या हैं? होगा, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉइज की सैलरी क्या होगी, प्रॉपर्टीज। क्या होगी, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज होंगी। आप इन चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये वो इन प्रॉपर्टीज उसकी बात कर रहा है। अच्छा, अब बात प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम साइकोलॉजी हैं, इंटेलिजेंस कैसे करेंगे, सर जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सर जी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। को मेजर करना होता है। इंडिकेंट्स का क्या मतलब है, मतलब आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि इस बंदे का सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो उसका इंडिकेटर क्या है। अभी हमने एक ही चीज रखी थी, मैंने कहा था सिर्फ जस्ट सैलरी, तो उसका इंडिकेटर क्या है, सोशल स्टेटस का आपका इंडिकेटर क्या है। भाई मैंने बता भी दिया, फिर भी मुझे सोच रहे हैं। आपने किसी का सोशल इंडिकेटर क्या रखा है, क्या रखा आपने चूज किया है,
आप सैलरी का। ठीक है। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। अच्छा देखिए, फिर गई। सब फिर खराब हो गई बैलेंस है, है। ये आपकी प्रॉपर्टी सर आवाज नहीं आ रही। ये मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर जी अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्या करें, आपने वो समझ ही नहीं आई, वो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं दोबारा पहले बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा बेटा, मैं ये बात कर रहा था कि आपने जो हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, परसेप्शन, इसको कैसे मेजर करना है, या सोशल प्रॉपर्टीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, क्लास एफिलिएशन, स्टेटस। तो मैंने स्टेटस की मिसाल दी थी कि अगर आप किसी का स्टेटस करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ये हमने सैलरी इंडिकेटर लगा दिया है कि किसी की सैलरी। जब बात आप कहते नहीं सिर्फ सैलरी नहीं, इसका जो बैंक बैलेंस है वो भी, कोई कहता है कि नहीं हम इसमें वो भी करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत कितनी है। एक मिनट जी होल्ड कीजिए, मैं एक मिनट। जी क्लियर? आपने किसी चीज को मेजर करना है उसके इंडिकेटर्स के साथ। भाई जो इस चीज इस पूरी उसका कंक्लूजन है कि आपने जो कोई भी प्रॉपर्टी आपने मेजर करनी है, आप उसकी बजाय उसके इंडिकेटर्स को मेजर करेंगे। चलिए मैं इंटेलिजेंस की मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं इंटेलिजेंस को हम मेजर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे इंटेलिजेंस? उसके इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं जी? वो कितना शार्प है, कितना तेज है, और शार्प को कैसे मेजर करेंगे? अल्लाह के वही बंदो, तो आप मेजर की बात कर रहे हैं। सर आईक्यू लेवल से सर। IQ लेवल लर्निंग से भी, क्वेश्चन लर्निंग होते से हैं। भी। क्वेश्चनिंग से। लर्निंग मुझे लर्निंग नहीं पता, लर्निंग कैसे मेजर होगी? सर क्वेश्चन भाई से। आपके मार्क्स, अल्लाह के बंदो क्वेश्चंस करने मार्क्स से। तो आप लेते हैं, फिर जी सर। लर्निंग या इंटेलिजेंस आप किससे मेजर? मार्क्स से, जो सर आपने लर्निंग भी टेस्ट तो हो में सकती है, एग्जाम जैसे आपने में। कह रहे थे कॉन्सेप्ट के जरिए हम मेजर कर सकते हैं क्वालिटी। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी होती है वो मैथमेटिकली हो जाती है, जो क्वालिटी होती है वो दूसरे कॉन्सेप्ट से भी हो जाती है, जैसे हम फीलिंग को आप कर लेते हैं। बेसिक चीज को समझ जाएं। मैंने कहा इंटेलिजेंस को मेजर करना है, तो आप जो आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं क्वालिटेटिव, उनके लिए आप कुछ इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं। इंटेलिजेंस के लिए मैं कहता हूँ जी, आपने जो मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं उसकी बेस पे मैं बताऊंगा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो ये कोई सही यस इंस्ट्रूमेंट नहीं सर। होगा, लेकिन इसके अपने कुछ टेस्ट हैं जैसे IQ टेस्ट होते हैं। तो मतलब ये है कि जो आपने मेजर करना होता है क्वालिटेटिव, उसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स को देखना होता है। आपने क्या देखना होता है? इंडिकेटर्स। सर इंडिकेटर और प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है इंडिकेटर। आपका गुड नेम क्या है जिसने सवाल किया था? मायरा। माहिरा।
मायरा है या मायरा है। अच्छा देखें जी, मायरा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। मायरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंटेलिजेंस कितनी इंटेलिजेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। इंटेलिजेंस जो है ना, ये इंटेलिजेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी। इसको मेजर कैसे करते हैं? इंडिकेटर क्या है? आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो मार्क्स आएंगे उसे हम इंडिकेटर्स कहेंगे। आप समझ आ गई? Yes, sir. तो बात ये देखिए, ये होते हैं पूरा एक पढ़ना और एक तरह की इसका मकसद क्या है, ठीक है? तो वो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हम चीजें आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अब यहाँ पे ये देखें, अब आपने जो वेरिएबल देखे हैं ना प्रॉपर्टीज, उसको जरा देख लें। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि आपको क्लियरली ऑब्जेक्टिव ले जाते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वैग होते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते, ठीक है? अब आपने देखना होता है कि आपने इसकी एब्स्ट्रैक्शंस को किस तरह रिड्यूस करना है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें कौन सी हैं? फीलिंग्स हैं। देखें, वन टेक्निक इज टू रिड्यूस एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन कॉन्सेप्ट। वो क्या है? बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वही बात होगी कि आप के एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू के बजाय जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कुछ बिहेवियर्स को चेक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं, इंडिकेटर्स को चेक करते हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को कर दिया ऑब्जर्वर कैरेक्टर बिहेवियर में। जो आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते, वो जस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपने उनको वो कर दिया। अब बस आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपको बता रहा है कि ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज, ये भी आगे हम इसको देख रहे हैं। ऑपरेशनलाइज अभी कैसे करना है इसको भी हम देखते हैं। सर जो ऑब्जर्वेबल नहीं है उनके बारे में क्या बताया आपने? ऑब्जर्वर जो चीज नहीं होती उसमें हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। उनका वो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे हमने अभी आपसे बात की थी कि एक जो एम्प्लॉय है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई है। अब देखें, अब जॉब की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कैसे पता चलेगी? उसके लिए कोई हम ऑब्जर्वेबल कौन सा है वो बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो वो होता है कि भाई उसके सैलरी के बारे में पूछा जाएगा, उसके बॉस के बारे में पूछा जाएगा, उसके वर्कलोड के बारे में पूछा जाएगा, और उसकी बेस पे हम फिर बताएंगे कि ये एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब क्वांटिटी जो आपके मेजरमेंट होती है जी सर, प्रॉपर्टीज इंडिकेटर्स पे डिपेंड करती हैं कि नहीं करती? प्रॉपर्टीज सर जैसे आपने वो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करेंगी, जैसे आपने वो मार्क्स वाला और इंटेलिजेंस वाला बताया था। वो देखिए, मार्क्स से हम ये कह, अच्छा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये इस तरह है कि आपके पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं, भाई की बेस पे हम कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटस का कहा था कि आपने कहा कि हम जस्ट सैलरी को देखेंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट कहते नहीं सैलरी भी देखेंगे और इनका बैंक बैलेंस है इनके पास वो भी देखेंगे। तीसरा आगे कहता है कि नहीं हम बैंक बैलेंस भी देखेंगे, सैलरी भी देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वर्थ है वो भी देखेंगे। बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। तो आप डिफाइन कर रहे हैं ना, रिसर्च डिफाइन कर रहे हैं। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं ये शो कर रहे होते हैं उसको कि इसकी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और कितनी कर रहा है। डिफाइन तो आप कर रहे हैं, डिफाइन तो रिसर्चर कर रहा है इसको। ठीक है, यस सर। डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको किया जाता है तो ये डिफरेंट रिसर्च होती है। अच्छा, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। जी
सर एक में स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं और एक में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, शायद इस तरह से। कुछ याद आया आपको? यस नो तो बोले ना। आपकी आवाज नहीं थी आ रही, अभी आई है। मैंने कहा इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में बता चुका था, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। एक को कहते हैं हम स्पेसिफिक टू जनरलाइज, एक को कहते हैं जनरलाइज टू स्पेसिफिक। मैंने मिसाल इस तरह दिया करता हूँ कि आपका एक स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने मतलब असाइनमेंट टाइम पे की और बड़े अच्छे तरीके से किया, टेस्ट लिया हमने कोई, तो उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आए, दूसरे के भी अच्छे आए, तीसरे के भी अच्छे आए। 2-3 केसेस हमने देखे, इंडिविजुअल्स को देखा, तो हमने उस पर ये अपना वो बना लिया, थ्योरी बना ली कि ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है, लाइक स्टूडेंट की क्लास है। तो ये आपने स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ गए, स्पेसिफिक से जनरलाइज, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव जनरलाइज टू स्पेसिफिक टू जनरलाइज। देखिए हमने पहले एक इंडिविजुअल को देखा, फिर दूसरे इंडिविजुअल को देखा, फिर तीसरे को देखा, और फिर हमने एक जनरलाइज थ्योरी बना ली कि भाई ये पूरी क्लास ही काबिल लोगों की है, जबकि ऐसा नहीं है। अब दूसरी क्या चीज है, हमने ये थ्योरी ये है कि ये बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं, और जनरलाइज है। एक एक आता है, हम एक एक केस को देखते हैं और उसके बेस पे हम कहते हैं जनरलाइज टू स्पेसिफिक, थ्योरी के बेस पे हम किसी को करते हैं। तो ये जरा देखिए, अभी आपके सामने जो रूट कह रहे हैं ना, ये जरा देख रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स प्राइमरी फॉलो डिडक्टिव रूट। क्या मतलब कि आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेते हैं, फिर आप एक मेजरमेंट प्रोसीजर बनाते हैं जैसे हमने भी कहा, और आप डाटा लेते हैं और फिर आप उस आइडिया को प्रेजेंट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ, हम कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना, इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं इनका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर है, अच्छा है, या ये स्टेटस के लोग हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो आइडिया होता है वो सामने आ जाता है कि भाई जो हमने कहा था वो बात इस तरह है कि नहीं है। जबकि क्वालिटेटिव ये क्वांटिटेटिव का नंबर्स में आपने जस्ट उनका वो ले लिया। आप क्वालिटेटिव में हम क्या बात करें, इंडक्टिव, आपने इंपेरिकल डाटा लिया, डाटा की बेस पे आपने उससे आइडियाज बनाए, बताया कि भाई क्या चीज बनती है। एक कंसेप्चुअलाइजेशन होती है, एक ऑपरेशनलाइजेशन होती है। क्वालिटेटिव में आप पहले कंसेप्चुअलाइज करते हैं, फिर उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। क्या मतलब है इनका, जरा ये भी देख लें। आप कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, आप एक प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करके उसको रीफाइन करते हैं, और उसकी बेस पे आप एक कंसेप्ट या थ्योरेटिकल डेफिनेशन देते हैं। देखें जी, आपने कंसेप्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी देते हैं। कैसे देते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम उसी को कह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आपने एक क्वेश्चनर बना दिया, एग्रीड डिसएग्रीड 1 2 3, ये कहलाता है। अब कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है जी, कोई कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसकी मैंने वही मिसाल दी, देखें, कहते हैं गुड डेफिनेशन हैज वन क्लियर एक्सप्लिसिट स्पेसिफिक मीनिंग, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती। मतलब आप मोरल कह रहे हैं, स्ट्रीट गैंग कह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप बात करते हैं। आप कंसेप्चुअल डेफिनेशंस जो होती हैं वो लिंक करती हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको बताया था कि फ्रेमवर्क वो स्टेप होते हैं जिसको आप फॉलो करके ये काम करते हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट जो है, ये
वाला भी चेक कर लेते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा ये बात, ये स्लाइड आपको क्लियर कर देगी। लेकिन कोई चीज मेजर करने से पहले आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप कोई कंस्ट्रक्ट, आपके पास कोई कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट होगा जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप उसको कैसे मेजर करेंगे। पहली क्या है, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दूसरी बात उसको कैसे मेजर किया जाएगा। अब इसने एग्जाम्पल दी है, टीचर का मोरल आप चेक करना चाहते हैं, ये जरा देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो आप पहले ये बताएंगे कि टीचर के मोरल से क्या मुराद है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टीचर मोरल, व्हाट डज द कंस्ट्रक्ट मोरल मीन। अब आप इसके क्या मतलब लेते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं इसका मोरल जो है हाई है, लो है, गुड है, बैड है। तो ये आपने पहले से फाइंड करना है। इसकी बेस पे आपने डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने हैं, या आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है, या आपने इंटरव्यूज करने हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। दो बातें हैं, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और एक उसको कैसे मेजर करना है। अब अगर आप देखें तो मोरल लोगों ने डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया। एक चीज ये होता है मोरल ये है कि हाउ पीपल फील अबाउट थिंग्स। हम कहते हैं इस टीचर का मोरल हाई है, ये तो बड़ा खुश है, ये तो अपनी यूनिवर्सिटी से खुश है, ये अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका मोरल हाई है, या स्टूडेंट के साथ ये पॉजिटिव है। और अगर कोई बेचारा परेशान हाल है, वो हर वक्त कंप्लेंट ही करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं इसका मोरल डाउन है। तो देखिए इन्होंने डिफिनेशन दी है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, स्पिरिट क्या है, जील क्या है, केयरफुलनेस क्या है, मेंटल कंडीशंस क्या है। तो ये कहलाती है आपके पास मोरल। कैसे आप मोरल को मेजर करेंगे, या दूसरे लफ्जों में जब आप बात करते हैं कि वो बंदा जो है वो हर वक्त इंडिविजुअल जो है, टीचर जो है वो खुश नहीं है, कंप्लेंट कर रहा है, उसका बिहेवियर भी लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो हम कहते हैं इसका मोरल डाउन है। तो आपने पहले जो भी चीजें हैं उसको डिफाइन कर लेना है। तो देखें आगे यहाँ पे अभी, हाउ इज अवर कस्टम ऑफ टीचर मोरल सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपने मोरल के बारे में कुछ इंडिकेटर्स बता दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले डिक्शनरी के मुताबिक मोरल में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। नॉर्मली सोसाइटी में मोरल के लिए क्या क्या देखा जाता है। तीसरी चीज, आज से पहले जिन लोगों ने इस पे रिसर्च किया उन्होंने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? हमने मोरल ऑफ द टीचर को डिफाइन का मतलब है कि इसमें कौन कौन सी इंडिकेटर्स होंगे, कौन सी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इंडिकेटर्स को देखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तक मैं आगे जाता हूँ। आप पहले आप देखें कि मोरल, व्हाट इज मोरल। आप डिक्शनरी में मोरल का क्या मतलब है, सोसाइटी में मोरल का क्या मतलब है, जो पहले है, तो वो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम भी लेते हैं और हम उससे डिफरेंट भी करते हैं। ये अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखें ये आप यहाँ तो फरमाएं। अब देखिए, ऑपरेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द कंसेप्चुअल डेफिनेशन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। अब आपने जो डिफिनेशन बना दी है उसको आपने कोई टेक्निक के साथ लिंक करना है, ऑपरेशनलाइज करना है। ये जरा वही जो बात मैं भी कर रहा था, आपने लिंक द लैंग्वेज ऑफ थ्योरी विद द लैंग्वेज ऑफ एम्पेरिकल मेजर्स। जो थ्योरेटिकली मोरल है और जो आपने भी एम्पेरिकल मेजर्स किए, इसका भी आप इसमें लिंक बनाएं। तो आपने एक होता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या एग्जम्पशंस ली गई हैं, किन चीज का किस क्या डेफिनेशन है, क्या चीज इसके लिए कैजुअलिटीज है, किस पे वो बेस कर रहे हैं। और फिर आप एम्पेरिकल मेजर्स का
लेते हैं। ठीक है भाई। Yes, sir. ऑपरेशनलाइज का मतलब क्या है? एक डिफाइन करना और फिर उसको लिंक करना। दिस इज कि हम कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और है, तो भाई ये सिंपल सी है। ये आप यहाँ से नहीं पड़ेगा, आपको मैंने इसकी वो नोट्स है ना आपके पास पीडीएफ फॉर्म में? नहीं सर, नहीं मिले हुए हमें। Yes, sir, हैं। आप वहां से पढ़ा कीजिए, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर दोबारा शेयर कर दें अगर हैं आप। मैं दोबारा भी शेयर कर दूं। थैंक यू सर। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कर देती अच्छा, वही बात है कि मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे करते हैं, ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, उनकी लिंकेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पॉइंट देख लें, देखिए कहते हैं कि आपने जो प्रोसीजर्स बनाए होते हैं, वेरिएबल्स बनाए होते हैं, दे रेफर टू स्पेसिफिक ऑपरेशंस और थिंग्स used to indicate the presence of a construct that exists in the observable reality। जैसे वो आप इंटेलिजेंस की मिसाल ले लें कि हम किसी की इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो सोसाइटी में क्या इंडिकेटर्स हैं, तो वो हमारे आईक्यू लेवल्स हैं, एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, उसको देखते हैं। तो वही चीजें आप भी उसको यूज करते हैं। फिर डायमेंशंस क्या हैं, क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो डिफरेंट बिहेवियर्स की बेस पे भी हम देखते हैं कि क्या वो हम कर सकते हैं। अब आपने कॉन्सेप्ट को उसमें कर दिया, तो ये एग्जांपल इसने दी हुई है, इधर इसको देख लीजिएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन पे वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको याद जितना है ना, ये कंसेप्चुअलाइजेशन वाला सारा क्लियर हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेटर्स, मतलब आप कहते हैं कि हम कहते हैं किसी के जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर लें, या किसी एजुकेटर्स के इंटरेस्ट को कर लें, मैनेजर के इंटरेस्ट को कर लें, मैनेजर की सेटिस्फेक्शन को कर लें, एंड स्टूडेंट्स लाइक, या स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन को या इंटरेस्ट को कर लें। तो आपने पहले ये देखना होता है कि इसकी बिहेवियरल डायमेंशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम क्या देखना चाहते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन की पहले आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन बनाएंगे। क्या है जी? एम्प्लॉयज फीलिंग टुवर्ड्स देयर जॉब। क्या हम कह रहे हैं कि हम जो सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर जॉब, कि उसकी अपनी जॉब के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। अब डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देखेंगे। अब ये है कि उसकी डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, तो उसमें आप देखें कि ये जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिविजुअल एम्प्लॉय, उसमें इसका क्या बिहेवियर है, उसमें इसका क्या बिहेवियर है। तीसरा पॉइंट है इसकी प्लेजरेबल और पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं, या एम्प्लॉयज की ये परसेप्शंस कि उसको जो जॉब क्या प्रोवाइड कर रही है। तो दीज थिंग्स आर डायमेंशन ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए, एक होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन है, आपकी वो पॉजिटिव फीलिंग्स उसके साथ कितनी है, और जो आपको जॉब से मिल रहा है उस पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ये जरा देखें आगे इसमें डायमेंशन से क्या मुराद है। अब आपने डायमेंशन की बात की है। व्हाइल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन द वर्कर्स माइट बी लुकिंग फॉर मेनी थिंग्स। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप बहुत सी चीजों को देखते हैं, वही चीजें होती हैं जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती हैं। तो अब आप देखें वो कौन सी चीजें हैं। पहली बात है द वर्क इटसेल्फ, मैं जो काम कर रहा हूं उसके बारे में मेरी क्या राय है। जैसे आप देखें, जैसे हम रोल है हमारा, हम टीचर हैं, बाज लोग जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में होते हैं, उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, उनको पे क्या मिल रही है, उनको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, प्रमोशन की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सुपरविजन कैसी है, उनका जो बॉस है उससे वो खुश हैं कि ना खुश हैं।
कोवर्कर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है या कोवर्कर का इनके साथ बिहेवियर कैसा है, और वर्किंग कंडीशन क्या है। वर्किंग कंडीशन ये है कि आप एक ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हैं जहां आपको अच्छा ऑफिस मिला हुआ है, गर्मियों में आपके पास एसी लगा हुआ है, हीटर्स लगे हुए हैं, सर्दियों में मतलब पूरा इंतजाम है। तो ये सारी कंडीशंस देखी जाती हैं, ये डायमेंशंस होती हैं। तो अब आपके ये आर्गुमेंट्स बनेंगे, इसकी बेस पे आप जो एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करेंगे। बात समझ आ गई? हेलो, यस सर। अच्छा, आप जरा इससे आगे निकल के बात करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के एलिमेंट्स क्या हैं। अभी ये जो थे यही एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं जो आपने अभी देखे हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या हो गया कि वर्क इटसेल्फ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रोपोर्शन की वो क्या है। तो देखिए इसको भी आगे अगर आप जाकर देखें ना तो एलिमेंट्स क्या है वर्क इटसेल्फ के कि आपको लर्न करने की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कितना है, चैलेंजिंग वर्क कितना है, रूटीन वर्क कितना है। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिल रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जितना पे कर रही है क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह पे कर रही है, एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, बोनस वगैरह मिल रहे हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप आगे जाकर उसको देखते हैं। देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन, फिर उसके एलिमेंट्स, फिर सॉरी उसके अंदर जो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को देख लिया। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब आपने हर एक के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने हर एक के लिए क्वेश्चन बनाने हैं और उसके 5 पॉइंट स्केल बनाना है जो हमने अभी किया था। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन। क्लियर हो गया? यस सर। ये एग्जांपल आ गई। यस सर। pyramid of concept क्वेश्चन होते हैं, आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट इन माय जॉब, स्ट्रांगली एग्रीड, एग्रीड, अनडिसाइडेड, डिसएग्री। तो आपने सारे क्वेश्चंस बना दिए, तो ये pyramid of concept कहलाता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चंस बना दिए। यस सर। ओके, अब ये शुरू हुई कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे। जो आपने 1 2 3 4 5 कोई तो आप लिख देंगे ना, उसको आप मेजर कैसे करेंगे। स्केलिंग और इंडेक्सिंग कैसे है की जाती है। तो स्केल और इंडेक्सिंग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, कोई नॉमेनक्लेचर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमको स्केल कि हम उसकी इंटेंसिटी देखते हैं कि यहाँ इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इनकी डायरेक्शन क्या है, इनका लेवल क्या है, इनका पोटेंसी क्या है, जो भी आप देखना चाह रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर। तो स्केल जो है वो जो आपने 1 2 3 दिया होता है उसकी बेस पे फिर हम। अब इंडेक्स क्या है जरा ये देख लीजिएगा। Index is a measure in which a researcher adds or combines several distinct indicators of the construct into a single score. हम इन देखें इन सारों का जब हम कंबाइन करेंगे ना, 23 क्वेश्चंस थे और इसके जो 1 2 3 आपने जो भी किया हुआ है, जो हम इन सारों को कंबाइन करके जो मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो ये जितने इंडिकेटर्स हैं इन सारे इंडिकेटर्स को जब हम स्कोर कंपोजिट स्कोर निकालते हैं दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। अब इंडेक्सेस इंटरवल में और रेशोज में भी काउंट किए जाते हैं, वो भी हम देख लेंगे अभी क्या होता है। इंटरवल और रेशो का क्या मतलब है। इंटरवल आपने देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 1000 के से लेस है, मतलब सैलरी जो है वो 30,000 और 100K के दरमियान जो है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल। ये आप कहते हैं कि ऐसे क्या कितने लोग हैं जिनका एज ग्रुप जो है जो 40 और 50 के दरमियान है, दिस इज कॉल्ड इंटरवल। रेशो भी आपको बताता हूँ जी, ये भी आपको इसके आगे समझ आ जाएगी। फिर
फिर आप क्या करते हैं, स्केल और इंडेक्सेस इन अ सिंगल मेजर में आप ले जाते हैं। आप डिफरेंट स्केल्स को देख के मेजर करते हैं और फिर उससे इंडेक्सेस निकालते हैं और उससे मेजर। अब आप जरा ये चीज देख लें, इसके बाद आपको समझ आएगी स्केल्स कितने टाइप्स के हैं, जो आप मेजर करते हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। ये जिन्होंने ईडीए पढ़ा था उसमें इनको ये चीजें हम बता चुके थे, डाटा के साथ हम बता चुके हैं, अभी दोबारा बता दूंगा। स्केल क्या चीज होती है, स्केल refers to any series of items that are arranged progressively according to value or magnitude into which each atom can be placed according to its quantification। सिंपल सी बात ये है, इसमें भी आप ये याद रखें, इंटरवल हमारे पास कुछ हमने डाटा कलेक्ट किया है और वो है डिफरेंट ह्यूमंस का। उसमें जो गिवन ह्यूमन जो हैं वो 5 इयर्स के चाइल्ड से लेकर 60 इयर्स तक के जो लोग हैं तमाम हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि इसमें 5 से 10 इयर्स वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, फिर 10 और 15 के दरमियान जो हैं वो कितने लोग हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटरवल्स। तो ये हमारे स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स भी हम खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा। अब किस डाटा में कौन सा स्केल लगेगा वो हमें देखना है, वो हम सीखेंगे अभी। क्लियर? कितने किस्म के स्केल्स हैं हमारे पास, कोई बताएगा? 4 टाइप से। 4 टाइप कौन कौन सी? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नाउ नॉमिनल। नॉमिनल क्या होते हैं? नॉमिनल की स्केल क्या होता है कि जो आपने कोई नंबर या लेटर असाइन किए होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल। ये सबसे सिंपल है। तो आपने ये बताया होता है, इसकी बेस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई ऑर्डर, कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई अरिथमेटिक ऑरिजिन नहीं होता। ठीक है? नंबर हैं, जस्ट नंबर हैं, लेटर्स हैं। मतलब आप कहते हैं ए, ठीक है, नॉमिनल ये हो गया। ए जो है 27 है, ये नॉमिनल हो गया। ठीक है? दीज आर कॉल्ड नॉमिनल। सिंपल जो हमारे पास हम नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, जो मेजर कर रहे होते हैं, दीज आर नॉमिनल्स। ऑर्डिनल क्या होते हैं? ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, इंडिकेटर होता है स्केल का। तो ग्रेटर देन, लेस देन जब आ जाता है, हाउ मच ग्रेटर, हाउ मच लेस, तो अबव, सुपीरियर टू, हैप्पियर देन। तो दो को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। वही सिंपल नंबर है, दूसरे हैप्पियर देन, कोई कंपैरिजन आ गया तो ये उससे ज्यादा बेहतर हो गया। देखिए आपने बताया, आप नॉमिनल को समझ लें, हाइट इज इक्वल टू 5 फीट 4 इंच, तो ये नॉमिनल है। लेकिन अगर आप दो की हाइट को आप इसमें इस तरह देखते हैं, एक की 5 फीट 7 इंच है, एक का 6 फीट है, तो 6 वाला जो है इज हायर देन बी, इज हायर देन ए। तो ये ऑर्डिनल स्केल हो गया। क्लियर? यस सर। इंटरवल्स क्या हैं? कुछ लोग आखिर में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इंटरवल जो ऐसे हम अभी देख चुके हैं कि नॉमिनल में नंबर्स हैं, ऑर्डिनल में कोई ऑर्डर होता है। अब आपके पास एक और चीज आ जाती है कि आप इंटरवल देख लेते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। ये इंटरवल है। ये बड़ी अच्छी मिसाल इसने दी हुई है कि अगर आप टाइम लैप्स देखते हैं कि 3 to 6 के दरमियान कितना टाइम था और 4 और 7 के दरमियान कितना टाइम था, तो कहते हैं दोनों जो इंटरवल हैं वो सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि 6 AM जो है इज ट्वाइस एज 3 AM। तो आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास 3 to 6 एक इंटरवल है, और तो इसमें 0 टाइम इज एन आर्बिट्ररी ऑरिजिन। मतलब क्या है, आप कहीं पर भी
जीरो को यहाँ पे आप आर्बिट्री ले रहे होते हैं, जीरो को क्या ले रहे होते हैं, आर्बिट्री ले रहे होते हैं। आर्बिट्री। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, आप किसी का प्राइस लेवल मालूम कर रहे हैं और आपने कहा कि हम जो बेस ले रहे हैं वो 1983 के बेस पे ले रहे हैं। इस 1983 के बाद अब कितना वो हो गया, या भी हमारी हुकूमत आई है, गवर्नमेंट आई है जो आजकल है 2018 में आई है। आप अगर प्राइस का लेवल चेक करेंगे तो आप बेस किसे बनाएंगे, 2018 को। आप ये नहीं कहेंगे कि हम वो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू करेंगे। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शुरू करें तो वो इंटरवल स्केल नहीं कराएगा, सॉरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें तो इंटरवल स्केल नहीं कराएगा। आप किसी और पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, जैसे हमने 2018 को मान लिया, तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल स्केल। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। रेशो का क्या मतलब होता है, इसमें वो तीनों चीजें होती हैं, नॉमिनल भी, ऑर्डिनल भी, और तीसरा कौन सा है आपको, इंटरवल भी। इंटरवल। लेकिन इसकी और इंटरवल में फर्क है कि इसमें आपके पास प्रोविजन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो और ऑरिजिन होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल को बता रहा होता है, इसमें जीरो इन्वॉल्व होता है। एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन द स्केल वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द गिवन एट्रीब्यूट। देखें यहां पर ये बता रहे हैं कि जीरो मीन्स कि ये चीज नहीं होगी यहाँ पे। If here that a person has zero amount of money, we understand zero value of amount. तो इसमें जीरो एक्चुअल मानों में आ रहा होता है। ठीक है, वहां आर्बिट्ररी होता है, यहाँ एक्चुअल होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो मेजरमेंट है वो अच्छी है, क्या तरीका है, गुडनेस ऑफ द मेजरमेंट। देखिए आपने कोई वेरिएबल देख लिया, आपने जो आपके पास क्वांटिटेटिव है उसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, जो आपके पास ये थी क्वालिटेटिव उसमें आपने कंसेप्ट को मेजर किया, और मेजर करने के बाद वो कौन से पॉइंट हैं जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि ये हमारे पास बेहतर है। तो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है उसकी बेस पे हम कहेंगे कि इसका क्वालिटी ऑफ रिसर्च है। जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी ही क्वालिटी ऑफ रिसर्च होगी। अब सवाल यही है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीजें हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, कि जो आपकी रिसर्च है कितनी वैलिड है, कितनी रिलायबल है और कितनी सेंसिटिव है। तो ये तीन बातें याद रख लें। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई क्वालिटी, ये गुड मेजरमेंट्स क्या होती हैं, आपकी जो रिसर्च है वो कितनी अच्छी है, उसमें तीन चीजों को देखा जाता है। अच्छा, अब वैलिडिटी का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक जो है ना वो क्वेश्चनेयर को कहेंगे हम। अच्छा, जो हमने इंटरव्यूज के क्वेश्चन बनाए हैं, जो हमने क्वेश्चनेयर बनाया है या ऑब्जर्वेशन के वक्त जो हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हमने जो तैयार किया था क्वेश्चनेयर, वो कितना एबिलिटी उसकी, वो कितना ठीक था, तो आप उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं डिवेल्प क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं कि वो कितना कॉन्सेप्ट से मैप कर रहा है, कितना रीजनेबल है, कितना उसका डिपेंडेंसी है। तो ये चीजें उसकी वैलिडिटी को डिफाइन कर रही होती हैं। अब वैलिडिटी कैसे आती है, अब आप किसी, वो कह रहा है कि आप ये देखते हैं कि किसी का एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, तो उसके जो कोलीग्स हैं उनका क्या कंसेंसस है। ये नॉर्मली देखें, जिस तक आप तक नहीं, आपके वहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो यहाँ पर जब रिश्ता किया जाता है लड़के या लड़की के, तो लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के के बारे में मालूमात करते हैं कि ये लड़का कैसा है, क्या हमें यहाँ पे रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो दो तीन जगहों से उनके बारे में मालूमात करते हैं, लोगों से राय लेते हैं।
हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ये है कि वो उसकी लोकेलिटी में भी कुछ लोगों से पता करते हैं, जहाँ वो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वहाँ से भी लोगों का पता करते हैं कि भाई लोगों का इनके बारे में क्या राय है, तो उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप चेक करते हैं कि भाई एक बंदे का एटीट्यूड क्या है, उसको किस किस्म का है, ठीक है जी, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, और उसकी बेस पे फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई ये बंदा जो है ये बेहतर है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। और लड़कियों को कैसा पता किया जाता है? लड़कों को तो लोकेलिटी से पता चल जाता है, फीमेल तो कैसे पता चलता है? लड़की के घर वालों का पता चला जाता है। वो कैसे पता चला जाता है, मुझे बता दें जरा। रेपुटेशन का ही होता है। अच्छा, हर एक का जब लोग डिफरेंट ही होता है। जैसे अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो इस तरह लोग वैलिडिटी के आपने क्वेश्चन कौन से किए, कैसे किए, ठीक है। अच्छा, अब 3 किस्म की वैलिडिटी भी होती है। वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो कंटेंट वैलिडिटी आपको मिलता है, आप ज़हन में वही क्वेश्चनर रखें, आप इंस्ट्रूमेंट में वो क्वेश्चनर सामने रखें, आपके कंटेंट वैलिड थे क्या, जो कंटेंट होने चाहिए थे वो हैं क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। आप उसका जो क्राइटेरिया आपने बनाया था, मतलब जो आपने उसके मतलब आपको कहा था ना कि कुछ पॉइंट थे, फिर उनके एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स आपने कैसे लिखे हैं, और फिर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसकी वैलिडिटी क्या है। ये हम आगे तफसील में सारी चीजें जा रहे हैं। तो देखें, एक मेजरमेंट अच्छी है, गुड है कि नहीं है, क्वालिटी की रिसर्च है कि नहीं है, उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। एक है वैलिडिटी, ठीक है, दूसरी क्या थी, रिलायबल कितना है, और सेंसिटिविटी, सेंसिटिव कितना है। अब वैलिडिटी के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट का क्या मतलब होता है कि जो आपने बनाया है वो किस एक्सटेंट तक वो आपको एडुकेट कवरेज कर रहा है, कंटेंट्स कितने जो हैं वो रिलेटेड हैं या उसको कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The instrument contains the present sample of the universe of the subject matter। तो जो जो हमें पॉइंट चाहिए क्या वो इसके अंदर दर्ज हैं, कंटेंट वैलिडिटी का ये मतलब है। जिन जिन एस्पेक्ट्स को हमने देखना है क्या वो इसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बात उन्होंने लिख दी है, आप ये देखना चाह रहे हैं, ये एग्जाम्पल जरा देख लें। लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म विच इम्प्लाइज अ पर्सन्स कम्युनिकेशन टू द सेट ऑफ बिलीव्स, कि भाई इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन एरियाज ऑफ आर्ट्स, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, फैमिली, वर्क वगैरह। अच्छा, अब इसके लिए हमने कुछ अपनी वो बनाई है कि इक्वलिटी का क्या मतलब है कि शुड मैन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, शुड मैन एंड वुमेन शेयर हाउस होल्ड टास्क। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और हम देखते हैं कि क्या वो तमाम क्वेश्चन इसमें हैं जो हमें चाहिए। क्लियर? अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये पूरे तौर पे कवरेज नहीं करते, ये शॉर्ट है, इसकी वैलिडिटी के लिए ये कम है कंटेंट। तो आपने कंटेंट्स की वो देखना है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज होती है जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं क्या वो इसके लिए सही भी है कि नहीं। यहां पर आप देखें, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की एबिलिटी चेक कर रहे हैं और आप उसे कहते हैं 2+2 क्या होता है, व्हाट इज इट। भाई अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है ना एबिलिटी, इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन उसके मुताबिक होने चाहिए। 2 चीजें हो गई, एक तो कंटेंट्स वो होने चाहिए, वो क्वेश्चन उस तरह होने चाहिए, और दूसरा उस लेवल के होने चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सर ये वैलिडिटी चेक किसने करनी है, खुद ही चेक करनी है जिसने बनाना है? नहीं, देखिए वैलिडिटी होता है कि जब आपने क्वेश्चनर बना लिया ना तो आप देखें कि आपने क्या उसके कंटेंट सही बनाए हैं, या जो आपके टीचर्स हैं जो आपकी रिसर्च चेक करेंगे तो वो बाद में इसको चेक करते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है, क्या सब चीजें थी या नहीं थी। ठीक है? यस सर। अच्छा, क्राइटेरिया रिलेटेड क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया कि नहीं किया है। आप स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कहाँ से आता है,
उसको जरा आप देखें कि आपके पास क्राइटेरिया क्या होता है। तो भाई हमने इंटेलिजेंस के लिए कुछ IQ टेस्ट बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड है, आप उनको फॉलो करके अगर करेंगे तो फिर तो ठीक है, अगर आप अपना कुछ कर रहे हैं तो वो फिर स्टैंडर्ड नहीं है, आपने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। तो आप देख लेंगे कि और पहले किसने इस पे काम किया हुआ है, स्टैंडर्ड क्या है, तो इसको आपने देखना होता है। कंकरेंट वैलिडिटी, वही बात है कि इससे प्री एग्जिस्टिंग की वो बात जो है, वो पहले वाले जो है वो आप उसको कर रहे हैं, या जो इससे पहले किसी ने सर्च किया है आप उसको देख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। क्राइटेरिया ये है कि जो क्राइटेरिया था वो फॉलो किया कि नहीं, और कंकरेंट का मतलब जो पहले से मौजूद है उनको भी यूज किया है कि नहीं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या चीज होती है? ये जो पहले से ही हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हाँ, फ्यूचर इवेंट्स के लिए। अच्छा, इसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब ये होता है आप जो इंडिकेटर सर इन फ्यूचर जो इंडिकेशन होती है कि इन फ्यूचर हम क्या क्या जो है वो करेंगे या किस किस तरह होगा। आप एक ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, एक ऐसा क्वेश्चनियर बनाते हैं, एक ऐसा पेपर बनाते हैं, जैसे इंट्री टेस्ट होता है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर इंट्री टेस्ट पास कर लिया तो ये आगे हमारे कंप्यूटर साइंस में चल सकता है, या इंजीनियरिंग में चल सकता है, या मेडिकल में चल सकता है। तो जो आपका वो टेस्ट होता है ना, इंट्री टेस्ट, दिस इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कि आप ये देखते हैं कि भाई अगर ये टेस्ट पास कर लेगा तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट में चल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सर टाइम हो गया। आज हमने 15 मिनट लेट शुरू किया था। कर लेते जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो फिर इसको स्टॉप कर देंगे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है कि मल्टीपल इंडिकेटर्स को आप देखते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स को आप मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने उसकी थ्योरी और उसकी मेजरमेंट दोनों को देखना होता है। तो इसमें दो किस्म की वैलिडिटी आती है, ये भी आपको क्या हो जाएगा। एक होता है कन्वर्जन वैलिडिटी, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। दो किस्म की वैलिडिटी के बेस के ऊपर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखते हैं। आपने कंसेप्चुअल बाउंड्रीज बतानी होती है इसके अंदर। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन करनी है, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट में देखें कन्वर्जन का क्या मतलब है। आप डिफरेंट उसको लेकर कन्वर्ज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको मेजर कर रहे होते हैं। डिफरेंट, ये एग्जांपल अगर देखें तो आपको शायद मैं इसमें बेहतर समझा सकूं। एग्जांपल वगैरह सर मल्टीपल इंडिकेटर से क्या मुराद है? ये देख रहे हैं जी, आपने वी कंस्ट्रक्ट एजुकेशन बाय आस्किंग पीपल हाउ मच एजुकेशन दे हैव कंप्लीटेड, लुकिंग देयर इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स एंड आस्किंग पीपल टू कंप्लीट अ टेस्ट ऑफ स्कूल। अब देखें कन्वर्जन वैलिडिटी का मतलब है, जैसे आपको हमने कहा ना अभी आपने इंट्री टेस्ट दिया, आपने पास किया, तो फिर हमने कहा कि ये भी आगे चल सकते हैं, इनको इस कोर्स में एडमिशन दे दें। लेकिन कन्वर्जन वैलिडिटी क्या है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि भाई मैट्रिक में इसका क्या रिजल्ट, एफएससी में क्या था, बीएस में क्या था, और फिर इंट्री टेस्ट में क्या था। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन वैलिडिटी। नहीं समझ आई? सर एक दो आप फिर बता दें। अच्छा, इसको यहाँ देख रहे हैं कन्वर्जन वैलिडिटी क्या चीज है। उसने कहा है कि जी एक बच्चा आपके पास कॉलेज की डिग्री लेके आया है, ठीक है, क्या लेके आया? कॉलेज की डिग्री ले आया कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे। जब आप कॉलेज से रिकॉर्ड पता करते हैं तो कॉलेज में उसकी अटेंडेंस ही नहीं होती, ठीक है। तो इस व्हाट इट मीन्स, देखें कन्वर्जन वैलिडिटी का मतलब ये होता है जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, सुने मेरी बात, जब आप
जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपनी डिग्री जमा कराते हैं वहाँ पे, करवाते हैं? यस सुनो तो बोले ना। यस सर। यस सर। वो Yes, जब आप sir. जमा करवा देते हैं तो वो उसकी फोटो कॉपीज भेजते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में, जहाँ से आपने वो डिग्री ली होती है, कि इसको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई sir. करने का मतलब जो होता है कि ये एक्चुअल है, तो ये कन्वर्जन वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, ओके सर। तो ये डिफरेंट Yes, जो है ना, sir. हम क्या करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है? ये इसके अपोजिट होती है कि एक चीज जो होता है दूसरे से एसोसिएट नहीं कर होती, नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि आप ये कहते हैं कि एक बंदा जो है वो काबिल है या वो काबिल है, इंटेलिजेंट है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसके अपोजिट बात कर रहा हो। क्या मतलब है? आप कहते हैं ये इंटेलिजेंट है, तो बाद ऐसी चीजें जो कि इंटेलिजेंट लोग नहीं करते वो उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो दो चीजें उसमें डिफरेंट होनी चाहिए। इन्होंने एक मिसाल दी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आ जाती है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, ये जो इन्होंने मिसाल दी है कि पॉलिटिकल कन्वर्जेंटिज्म आप देख रहे हैं कि ये लिबरल है, ठीक है, या कंजर्वेटिव है। तो आपने जब ये मेजर कर रहे हैं तो आप अगर उसने कंजर्वेटिव पे सब पे यस किया हुआ है तो इसका मतलब है जो लिबरलिज्म के क्वेश्चंस होंगे उस पे उसका नेगेटिव आंसर होना चाहिए। दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेंट। नहीं समझ आई? आगे समझ सर। देखिए, एक बंदा कहता है कि जी बहुत पोलाइट हूँ, काइंड हूँ, हम ये चेक कर रहे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें वो बताता है कि वो काइंड है। नीचे हम ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो है सख्तगीर नहीं है, हार्श नहीं है। तो उसके आंसर फिर उसमें उसको नेगेटिव में जाना चाहिए, मतलब वो उस तरह शो होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल क्या मतलब होता है? आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबल का आसान सी बात यह है कि उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई बाइसनेस नहीं होना चाहिए। वैसे आम लाइफ में रिलायबल किसे कहते हैं? तो इधर समझा दें, फिर आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। सर काबिल भरोसा इत्माद, जिसमें जो है एरर्स नहीं होते, एक्यूरेसी होती है जिसके अंदर। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मुझे कोई चीज़ चाहिए है, मैं आप उसे फ़ोन करता हूँ, यार मैं नहीं आ सकता हूँ, आप मार्केट से ये चीज़ लें और मुझे ज़रा पहुँचा दें, मुझे ये चाहिए, या मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और मुझे वो 1 बजे चाहिए थी, 12 बजे फ़ोन किया, मुझे 1 बजे चाहिए थी, और वो मेरा दोस्त जो है वो 4 बजे वो लेके पहुँच रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, वो रिलायबल है कि नहीं है? नो सर। रिलाई किया जा सकता है? नो सर। नो सर। तो देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपको रिजल्ट वो उस तरह ही दे रहा हो, कोई बायसनेस उसमें ना हो, एक्यूरेट हो, ठीक है, एरर फ्री हो। क्लियर? यस सर। स्टेबिलिटी के अंदर दो चीज होती है। स्टेबिलिटी, आप उसको देखते हैं स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब एक चीज हमने की है तो क्या वो स्टेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी का पे फिर दो चीजें हैं, टेस्ट रिलायबिलिटी और फॉर्म स्टेबिलिटी। चलिए मैं आपको देखता हूँ आगे कहाँ तक जा रहे हैं। काफी है, कंप्लीट कर दूं कि छोड़ दूं? सर बस कर सर दें। इनाफ है, नमाज का टाइम भी होने वाला सर। अच्छा, चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज आपको वो भी मिलेंगी, आपकी क्या नाम है, वो एग्जाम से मिलेंगे। अच्छा, आपका एग्जाम जो है वो 22 मई से शुरू हो रहा है। अच्छा, अगली क्लास के बाद फिर क्लास यस नहीं सर। होगी ज़्यादा, इसलिए मुझे एक मेकअप क्लास चाहिए इस वीक में, मुझे एक मेकअप क्लास चाहिए। ओके सर। तो काइंडली मेरे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि जब मैं आपको मेकअप क्लास रखूँ तो काइंडली उसमें आप थोड़ा सा अपेयर हो जाएं।
ये ना कहेंगे जी सर मेरा ये कब मसला मेरा स्टार्ट ये हो मिड मेरे टर्म? साथ मिड टर्म 22 को फर्स्ट पेपर होगा 20 दिन बाद 26 में। ईद के बाद मेकअप क्लास करने ज्यादा बाईस। पता जाएगी। जी सर इसका पेपर कैसा ईद होगा? के बाद मेकअप क्लास है। पेपर जैसे आपके मॉक एग्जाम हो रहे हैं वैसे पेपर भी होगा। ऐसे सर मैं आपको एक चॉइस बात होगी बताऊं, कि नहीं चॉइस नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि अच्छा मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पेपर चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, आपने ये नहीं कहना कि सर ऑनलाइन लें सर फिजिकल लें, टीचर्स को यूनिवर्सिटी को काइंडली ये चीज़ छोड़ दें। पेपर जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर करूंगा। इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, ड्यूटी ऑफ द टीचर कि वो पेपर के लिए भी प्रिपेयर करें, मतलब कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। यस सर। आपको मैं ये बताऊं कि मेरे पेपर में कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, रटलाइजेशन नहीं होती। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपने वो वर्ड्स क्यों नहीं यूज किए जो नोट्स में थे, जो मैंने बताए थे। आप जो लिखेंगे अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे आपने वो कॉन्सेप्ट कन्वे कर दिया है तो मैं आपको पूरे नंबर देता हूँ। तो मेरे पेपर के लिए आप इसमें भी आप क्लस्टर बनाकर काम करें। मेरा मशवरा ये है, ग्रुप के अंदर काम करें। ग्रुप इसलिए बनवाए थे कि ग्रुप के अंदर काम करें। ठीक है? एनी डाउट? कोई डाउट? नो सर। पेपर कोई यूज क्वेश्चन? बेस पे होगा सर? जी, एग्जाम तो आपका अपने सैटरडे संडे को ही होगा, लेकिन जो जो आपकी एक मेकअप क्लास लेनी है वो मैं आपसे वीकडेज में लूंगा। ठीक है? तो मेरे साथ इतना तावन कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है? मैं ठीक है। आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ जो मेरे कंटेंट है वो भी पूरे हो जाए और साथ में हमने पेपर के लिए मैं तैयारी भी करवा दूँ कि कैसे होता है। मेरा पेपर जो है ना वो अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। अभी जो आपके 4th सेमेस्टर में बच्चे हैं ना, इवन जो आपके पास अभी हैं, लास्ट टाइम तो इनका आरएम जो था वो एमसीक्यूज था, लेकिन उससे पहले जो लोग थे ना, आप उनसे पूछिएगा पेपर जो मैंने उनको दिया था तो पेपर के क्वेश्चन समझने में उनको टाइम लग गया, आंसर देने में कोई टाइम नहीं था। समझ आ गई तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको समझने के लिए यह है कि पीछे बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो दूसरा यह कि आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई मसला है, कोई हेल्प चाहिए है, जूम पे मीटिंग कर लेंगे, टीम पे कर लेंगे, व्हाट्सएप पे आपकी वो हो जाता है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, कॉन्सेप्ट करने के लिए। आपको मेरी तरफ से हर टाइम इजाजत है। ठीक है? क्लियर? ओके सर। आप ये नहीं कहना कि सर आपने हमें टाइम नहीं यस दिया, सर। आपने हमें नहीं समझाया। जिसको कोई मसला हो ग्रुप में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी क्लास इकट्ठी भी कांटेक्ट कर सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक? मुझसे आप ओके टाइम ले सर। लें, मैं आपको टाइम दे दूंगा कि इस वक्त मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। हो सकता है मैं उसी वक्त टाइम दे दूँ आपको जिस वक्त आप मुझे कहें, जब आप मुझसे पहले रब्ता कर लें तो मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम मैं फ्री हूँ, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, आधा घंटा दे सकता हूँ, 1 घंटा दे सकता हूँ। मुझे पढ़ाते हुए मज़ा आता है। ठीक है? तो मुझे किसी की हेल्प करते हुए भी मज़ा आ रहा होता है जब मैं समझा रहा होता हूँ किसी को। तो मुझे ये मेरी हॉबी भी कह लें, ये मेरा पैशन भी कह लें, प्रोफेशन भी कह लें। ठीक है? तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, जिसको जिस वक्त कोई प्रॉब्लम हो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है जी? क्लियर? ओके सर। ओके सर इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी, अपना बहुत बहुत यस सर। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस होगा सर? अल्लाह हाफिज। अल्लाह साहब की हो हाफिज। जाती है, जो क्लास में लेट आता है उसको भी पता चल जाता है, यहाँ पे पूरा वो सिस्टम आ जाता है। यस सर, डाउनलोड कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।